हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत शानदार है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 50 से भी अधिक क्वेश्चन को निपटाएंगे। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है बायोलॉजी में, फिर भी आप फोड़ कर आओगे, झंडा गाड़ कर आओगे एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज के इस वीडियो में सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को निपटाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज के इस वीडियो में आपको आंसर नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन देखकर आपको बस तुरंत फटाक से उसको निपटा देना है। चलिए देख लेते हैं बच्चों, इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, क्योंकि अब लड़ाई है आर या पार की। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन बात करें तो टेपिटम क्या है तथा इसके कार्य क्या है। टेपिटम, टेपिटम किसे कहते हैं? तो आपने सुना होगा लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी बोले तो जिसको पराग कोश कहते हैं। तो जो पराग कोश की सबसे आंतरिक संरचना होती है बच्चों, ठीक है, ये जो पराग कोश होता है, तो पराग कोश के सबसे भीतरी परत को, सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं बच्चों? सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहा जाता है। ठीक, टेपिटम कहते हैं। यानी पराग कोश जो होता है, जो लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत होती है बच्चों, उसको अपन कहते हैं टेपिटम। अब टेपिटम के कार्य क्या होते हैं? तो टेपिटम के कार्य यह है कि भाई इसमें प्रमुख कार्य है कि बच्चों, टेपिटम का कार्य यह है कि ये पराग कण को पोषण देता है। पराग कण का पोषण होता है। ठीक, पराग कण को क्या होता है बच्चों? पराग कण को मतलब कण को पोषण मिलता है। दूसरा चीज होता है कि दूसरा जैसे इसमें एंजाइम, ठीक, या हार्मोन्स का भी स्राव होता है। हार्मोन का स्राव होता है। ठीक, ये होता है टेपिटम। टेपिटम समझ में आ गया कि टेपिटम क्या है? तो पराग कोश के सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहा जाता है। अब टेपिटम का प्रमुख कार्य है कि ये पराग कण का पोषण देता है, यानी उसकी जो भित्ति है वो नष्ट होकर के, जो पराग मातृ कोशिकाएं हैं वो नष्ट होकर के पराग कण को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। और साथ ही इसमें हार्मोन्स का भी स्राव होता है। ठीक है, क्या हो गया? टेपिटम और इसके कार्य। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो अनिषेक फलन में हमने बताया नाम से ही बहुत कुछ मिल जाता है बच्चों। अनिषेक यानी बिना निषेचन के ही। तो भाई जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद हमने बताया बच्चों उसमें परिवर्तन शुरू होता है। अंडाशय जो होता है परिपक्व होकर फल बना देता है, और जो बीजांड वाला भाग होता है वो बीज बना देता है। कब? मतलब निषेचन के बाद। लेकिन यहां पर कह रहा है कि अनिषेक फलन, भाई मच्छर कहां से आ गया? अनिषेक फलन की बात कर रहा है बच्चों। तो देखिएगा जो अनिषेक फलन होता है, तो अनिषेक फलन में तो अनिषेक का मतलब क्या है? बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही, शॉर्ट में बस समझना है, बस बिना निषेचन के ही जो फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों अनिषेक फलन। यानी वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेक फलन। और ऐसे फल को जो तैयार होता है, ऐसे फल को क्या कहा जाता है बच्चों? तो ऐसे फल को कहा जाता है अनिषेक फल। जैसे अनिषेक फल की श्रेणी में बात करें भाई, कुछ एग्जांपल आपके, जैसे अनिषेक फल में हो गया आपका क्या कहते हैं कि केला, ठीक, केला हो गया, अंगूर हो गया, तो ये अनिषेक फल की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अनिषेक फलन। अब यहां से बच्चों देखिए अनिषेक फलन है, और यहां से अगर हम बात करें तो एक होता है जैसे असंग जनन होता है। तो असंग जनन का मतलब वही क्या है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संलयन या निषेचन प्रक्रिया ना हो, असंग जनन, वो भी इसी तरीके का होता है। ठीक है, अब अगला है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, देखिए दोहरा निषेचन को हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों 2 से 3 बार बताया है। देखिए दोहरा निषेचन में होता क्या है, तो हमने बताया था कि दोहरा निषेचन में पराग जो, ठीक, जो पराग नलिका होती है,
तो पराग नलिका में बच्चों ध्यान से समझना, पराग नलिका में जो नर केंद्रक होते हैं, मतलब जो नर केंद्रक होता है वो दो होते हैं और दोनों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो नर केंद्रक होते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है पहला नर युग्मक, ये नर युग्मक जो होता है नर केंद्रक की तरह कार्य करता है, और एक होता है दूसरा नर युग्मक। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बस डिटेल्स में समझना है बस अच्छे से, ठीक। मतलब देखिए हमने बताया कि पराग नलिका में दो नर केंद्रक होते हैं। अब दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, ये पहला वाला जो है जो नर युग्मक, ये किससे मिल जाता है, तो ये अंड कोशिका से मिल जाता है। तो अंड कोशिका से मिल करके युग्मनज बना लेता है, ठीक। यानी पहला वाला जो है अंड कोशिका से मिल करके क्या हो जाता है, यहां पर संलयन कर लेता है भाई, यानी ये संलयन हो जाता है। संलयन का मतलब निषेचन, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है बच्चों, दूसरा नर युग्मक होता है, ये द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के, द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के ये क्या बनाता है, ये भ्रूण कोश बना लेता है, ठीक। मतलब ये त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, ठीक। यहां से भी संलयन, इसको 3x बोलते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर भी संलयन हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, संलयन। तो एक संलयन ये हो रहा है, एक संलयन ये हो रहा है, तो मिलकर दो संलयन हो गया। अब इसी को बोल देंगे दोहरा निषेचन, यानी दो बार निषेचन हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है त्रिसंलयन भी कहलाती है, ये अलग वाली, ठीक। तो दोहरा निषेचन समझ में आ गया कि पराग नलिका में नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के क्या बना लेता है, युग्मनज बना लेता है बच्चों, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के ये क्या बनाता है, अगर हम बात करें तो इसको जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक, भ्रूण कोश वो बना लेता है। तो इस प्रकार एक ही बार में यहां पर एक ही जगह पर दो बार निषेचन हो रहा है, दो बार निषेचन हो जा रहा है। एक तो ये संलयन यानी निषेचन हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तो इसी को बोल देंगे दोहरा निषेचन। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है, बहु का मतलब बहुत, भ्रूण का मतलब भ्रूण, एम्ब्रियो। समझ ही रहे हैं बच्चों कि बहुभ्रूणता क्या होता है। देखिए बच्चों हमने बताया है कि अधिकांश रूप से क्या होता है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब क्या हो जाए, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए तो यह प्रक्रिया कहलाती है बहुभ्रूणता, ठीक है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं बच्चों, बहुभ्रूणता में कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए, अधिक भ्रूण हो जाते हैं, तो एक से अधिक भ्रूण होना ये क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। मतलब शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, तो पूरा वहां पर अच्छे से लिखना पड़ेगा कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण तैयार हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो वही हमने लिखा है कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाता है तो एक से अधिक भ्रूण होना यह प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो इसको हमने बताया था कि भाई इसकी खोज किसने किया था, तो बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, तो बताया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ना। किसने बच्चों, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और किसमें किया था ये भी अगर जानना है बच्चों, तो हमने बताया था भाई किसमें किया था इन्होंने, तो इन्होंने संतरे के अंदर किया था। किसमें, संतरे के अंदर किया था, ठीक है ना। ये होता है, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, या शुक्र जनन इसी को बोलेगा, और ये इसकी कितनी प्रवस्थाएं होती हैं। लॉन्ग वाले तो जो है वो बताया ही है, आपका प्लेलिस्ट में है, लेकिन ये आपके 2 नंबर वाले में भी पूछ लेता है कभी कभार। तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन क्या होता है, तो शुक्र जनन नलिकाओं में, ठीक, या शुक्र जनन कोशिकाओं में, शुक्र जनन कोशिकाओं में, शुक्र जनन कोशिकाओं में क्या लिख रहे हैं भाई, शुक्र जनन कोशिकाओं में शुक्राणु का बनना या शुक्राणु का
निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्र जनन कहलाता है। यानी शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होना या शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है बच्चों? शुक्र जनन कहलाता है। ठीक है, और शुक्र जनन की अगर हम अवस्थाएं बात करें तो ये इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है बच्चों, पहला क्या होता है कि गुणन अवस्था। पहली अवस्था होती है इसकी गुणन अवस्था। ठीक, गुणन अवस्था। दूसरी वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था। ठीक, तीसरा होता है परिपक्वन अवस्था कहा जाता है। ठीक, तो ये अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। शुक्र जनन, शुक्र जनन समझ में आ गया कि शुक्र जनन कोशिकाओं में, ये शुक्र जनन नलिकाओं में। अब शुक्र जनन नलिकाएं होती कहां है बच्चों? तो शुक्र जनन नलिकाएं कहां होती हैं? वृषण में। ठीक है ना, वृषण में जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं, ठीक, उसमें क्या होता है? शुक्र जनन कोशिकाएं या नलिकाएं होती हैं। उन्हीं में से ही क्या होता है? जो स्पर्मेटोसाइट होता है उसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हो गया शुक्राणु जनन। ये बस एक रिवीजन है, इतना याद रखना, इससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु जनन या अंड जनन क्या है? तो इसमें क्या है भाई? अंडाशय में या अंड जनन कोशिकाओं से, अंड जनन कोशिकाओं से, अंड जनन, अंड जनन का मतलब जहां से अंडाणु रिलीज होते हैं। अंड जनन कोशिका से अंडाणु का बनना, अंडाणु का बनना अंडाणु जनन कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो बच्चों कि अंड जनन कोशिका से या अंड जनन नलिकाओं से अंडाणु के बनने की घटना को अंड जनन कहा जाता है या अंडाणु जनन कहा जाता है। जब हम वहां पर लिखेंगे तो थोड़ा और सजा कर लिख देंगे। क्लियर? ये तो बस हमने बोला ना कि ये एक शॉर्ट रिवीजन है, वन शॉट। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी बच्चों देखिएगा, इसमें भी अवस्थाओं में अगर हम बात करें रसगुल्लों, तो इसमें भी वही अवस्थाएं होती हैं। ठीक, इसमें भी आपकी जो है गुणन अवस्था, पूरी सेम अवस्था होती है। इसमें भी गुणन अवस्था है, उसके बाद वृद्धि अवस्था है। ठीक, वृद्धि अवस्था है, उसके बाद क्या है? परिपक्व अवस्था है, परिपक्व अवस्था है। तो इसमें भी वही चीज होता है। ठीक, ये होता है वृद्धि अवस्था, गुणन अवस्था, परिपक्व अवस्था। क्लियर हो गया? तो ये 6 टॉपिक एकदम तैयार हो गए। ठीक बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हमने बोला ना कि बस एक नजर अच्छे से इस पर निगाह रखना, बस माइंड थोड़ा लगा देना बच्चों, फोड़ कर आओगे पूरा 70 में 65 प्लस तो श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए सुनिए पहले, मासिक चक्र होता क्या है? तो महिला में, ठीक, जो मादा होती हैं उनमें प्रत्येक माह बोले तो 28 दिन के अंतराल में, 28 दिन के बाद उनके ओवरी से यानी अंडाशय से क्या होते हैं? अंडाणु मोचित होता है, बोले तो निकलता है। ठीक, तो ये क्या करता है उस दौरान जब ये निकलता है तो ये कहां, मतलब जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं। ठीक, जैसे ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इस तरह का। ठीक, ये इस तरह, तो जैसे यहां पे भाई अंडाशय है, इसमें अंडाणु निकले तो ये यहां पर आएगा, जैसे तो यहां से निकलकर यहां आया। इस दौरान मान लेते हैं कि ये शुक्राणु का इंतजार करता है यहां पर। अगर इस दौरान कोई शुक्राणु अंदर प्रवेश कर रहा है वजाइना से, अगर इस दौरान ये जो शुक्राणु है ये अंडाणु से मिल जाएगा, तब जाकर के निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। मान लेते हैं कि उस दौरान ये शुक्राणु अगर इससे नहीं मिल पाता है तो ये क्या होता है? ये जो अंडाणु होते हैं, मतलब जो ये अंडे होते हैं, ठीक, ये जो अंडाणु होते हैं बच्चों, ये क्या होता है कि ये जो अंतःगर्भाशयी दीवार होती है उसी के साथ ये नष्ट होकर के ये ब्लड के रूप में, ये क्या होता है? एक ब्लड के रूप में शरीर से बाहर यानी वजाइना से ये बाहर, ठीक, ब्लड के रूप में निकल जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
या माहवारी चक्र मतलब मासिक चक्र, ठीक, इसी को कहा जाता है। और ये प्रत्येक 28 दिन के बाद होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बच्चों मासिक चक्र क्या होता है। तो मासिक चक्र हमने बता दिया ना कि भाई इसमें से होता क्या है कि ये प्रत्येक 28 दिन के बाद, प्रत्येक 28 दिन के बाद इसमें होता क्या है कि जो अंडाणु होता है वो मोचित होता है। मोचित मतलब निकलना, मोचित होता है, ठीक होता है। उसके बाद जब इसमें हमने बताया ना कि जब ये अंडाणु शुक्राणु से अगर मिल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। मान लेते हैं उसी दौरान ये अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाता है, तो ये जो अंडाणु होता है ये अंतः गर्भाशयी दीवार के साथ मिलकर क्षय हो जाएगा, यानी ये नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाएगा तो यही ब्लड के रूप में वजाइना से बाहर निकल जाता है योनि के द्वारा, ठीक। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, माहवारी, ठीक। और जब पहली बार होता है बच्चों, जब ये फर्स्ट टाइम होता है, जब मासिक चक्र की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम होता है, तब उसको बोलते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, ठीक, रजोदर्शन। और जब सेकेंड टाइम होता है तो रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो निवृत्ति कहा जाता है, रजो निवृत्ति, ठीक। रजो दर्शन की बात करें बच्चों तो ये लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, और ये 45 से 50 या 50 से हम 55 कह लें, ठीक। यानी ये जब लास्ट बार होता है महिला में तो उसे रजो निवृत्ति कहा जाता है, और ये 50 से 55 वर्ष की आयु में मतलब बंद हो जाता है। यानी इस दौरान क्या होता है, महिला में अंडाणु बनना नष्ट हो जाती है, मतलब बंद हो जाता है प्रक्रिया। लेकिन जब पहली बार होता है तो उसे रजो दर्शन कहा जाता है। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अपरा किसे कहते हैं। अपरा या फिर इसी को हमने बताया ना प्लेसेंटा कहा जाता है। तो अपरा या प्लेसेंटा होता क्या है, ठीक। तो हमने इसमें बताया था बच्चों कि वह संरचना, ठीक, वह संरचना जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, जिसके द्वारा भ्रूण को ऐसे लिख दें कि मादा के, ठीक, रक्त से पोषण मिलता है, रक्त से पोषण मिलता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे अपरा कहते हैं, उसे अपरा कहते हैं। क्लियर हो गया, उसे अपरा कहते हैं। हमने बताया था ना कि भाई ये चीज है, गर्भ है और इसमें कोई बेबी पल रहा है, ठीक। तो उसके बाद ये जो नलिकाएं हैं इसके द्वारा इसमें यानी ये बाहर से मां के रक्त से इसको यानी ये जो भ्रूण पल रहा है इसी को क्या है, पोषण मिलता है। अब खून के माध्यम से ही इसको पोषण मिलेगा, और इसके अंदर का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा या फिर इसको अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो भी बाहर निकलेगा इसी के द्वारा, ठीक। तो ये जो दोनों का कनेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, अपरा या फिर प्लेसेंटा। तो अपरा के कार्य भी पूछा जाता है बच्चों, इसमें कार्य पूछा जाता है। तो कार्य में क्या होता है, सबसे पहले कि भाई इसमें क्या है कि जो भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक, पोषण मिलता है। दूसरा, उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी भ्रूण के अंदर जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो फिर से मां के ब्लड में ही पहुंचा दिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक, बाहर निकलता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है बच्चों अपरा या अपरा के मतलब अपरा तथा इसके कार्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सागर्भता का चिकित्सीय समापन किसे कहते हैं। सागर्भता हमने बोला था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सागर्भता का चिकित्सीय समापन, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में MTP, मेडिकल मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेडिकल तरीके से या मेडिकली क्या करना, टर्मिनेट कर देना, मतलब नष्ट कर देना, ये कहलाता है बच्चों MTP। क्लियर। तो सागर्भता हमने क्या बताया कि भाई इसमें हमने बताया कि सहायक, ठीक, मतलब यहां पे मतलब गर्भ को चिकित्सीय तरीके से समाप्त कर देना क्या कहलाता है बच्चों, MTP कहलाता है, MTP कहलाता है, ठीक। अब MTP तो हमने बताया था भाई कानूनन अपराध है,
मतलब सगर्भता का मतलब ये होता है बच्चों की गर्भ में ही मतलब बेबी को गर्भ में ही मार देना। ठीक, बेबी को क्या करना, मतलब गर्भ में ही, भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देना, ये होता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी प्रेगनेंसी, जिसको एबॉर्शन कहते हैं। सीधी सी भाषा में बोले तो एबॉर्शन कहते हैं ना, एबॉर्शन करवा लिया है। एबॉर्शन का मतलब ये होता है कि गर्भ को यानी भ्रूण को पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही, ठीक, यानी गर्भ को क्या चिकित्सीय तरीके से समाप्त कर देना। इसका मतलब है कि भ्रूण तैयार ना हो पाए, भ्रूण को तैयार होने से पहले ही समाप्त कर देना या नष्ट कर देना, वो कहलाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक, अगर ये हमने बताया था कि भाई ये शुरू में 2 से 3 माह के अंदर, 3 माह के अंदर अगर करवा लिया जाता है तब तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर करवाने लायक नहीं रहता क्योंकि वो थोड़ा तैयार हो जाता है। ठीक, लेकिन देखिए इसको बताया था कि कानूनन जुर्म है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि भाई ये करवाया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था बच्चों, जैसे बलात्कार, भाई बलात्कार की स्थिति हो जाए। दूसरा अनचाहा गर्भ, अनचाहा गर्भ का मतलब भाई किसी को संतान नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी, वो चाहता है कि भाई मुझको अब संतान नहीं चाहिए, तब करवा सकता है। और तीसरी चीज है भाई, तीसरी कोई रोग, ठीक, जैसे अगर किसी मतलब भ्रूण में कोई रोग हो, भ्रूण में जन्मजात रोग हो, मतलब उसके अंदर कोई रोग हो, तब ये करवाना उचित हो जाता है, तब मतलब ये कानूनन अपराध नहीं माना जाता, नहीं उसके पहले तो ये जुर्म माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा है, मतलब अगला क्वेश्चन है 10वां कि परख नली शिशु क्या है। परख नली शिशु किसे कहते हैं, या इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी, आईवीएफ तकनीक, या फिर इसी को बोलेगा पात्रे निषेचन। क्या कहेगा, पात्रे निषेचन। तो भाई इसको भी करवाया है, ठीक, इसको भी करवाया है। तो परख नली शिशु में क्या होता है बच्चों, तो इसमें हमने बताया था कि भाई इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को निकाल कर बॉडी जितने टेम्परेचर में उसे प्रयोगशाला में परख नली में मिला दिया जाता है। ठीक है, वहां पर निषेचन होता है, फिर निषेचन के बाद भ्रूण को फिर से महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या कहलाती है, परख नली शिशु। ठीक, क्योंकि उसको परख नली में विकसित किया जाता है, इसीलिए नाम है परख नली। अब इसी को अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी मतलब जैसे इन का मतलब भाई अंदर होता है में, ठीक, विट्रो का मतलब परख नली होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो एक प्रकार से ये क्या है, पात्र निषेचन, एक पात्र में निषेचन होता है। ठीक, तो इसीलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया बच्चों। तो इसमें करते क्या है भाई, इसमें शुक्राणु, ठीक, शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु को दोनों को लेकर के क्या करते हैं, तो भाई एक परख नली में बच्चों क्या करते हैं, निषेचित करा देते हैं भाई, निषेचित करा देते हैं। अब परख नली में निषेचित कराने के बाद बच्चों इसमें जो भ्रूण होता है उस भ्रूण को फिर से गर्भ में यानी गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें शुक्राणु और अंडाणु को क्या करते हैं कि निकाल कर शरीर जितने तापमान पर क्या करते हैं, लैब में परख नली में निषेचित करा दिया जाता है। जब ये भ्रूण हो जाता है, यानी भ्रूण क्या होता है भाई, युग्मनज बनता है, युग्मनज का मतलब वही चीज भ्रूण बन जाता है। तो भ्रूण को फिर से महिला के यूट्रस यानी गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर उसका विकास एक नॉर्मल बेबी की तरह फिर होने लगता है। ठीक, वो मतलब उसी तरह उसका पालन पोषण होने लगता है महिला के गर्भ में। अगला जो हेडिंग है वो है उल्ब वेधन। उल्ब वेधन क्या है, या फिर एमनियोसेंटेसिस बोलता है। ठीक, इसको बोलता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, उल्ब वेधन या फिर एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। देखिए बच्चों, उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस हमने इसमें बताया था कि यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें करते क्या है, तो इसमें जैसे ये गर्भ है और गर्भ में इसमें शिशु पल रहा है यानी भ्रूण, और ये तैयार पूरी तरह से जब ना हो तो इसमें करते क्या है, तो भाई एक इंजेक्शन के माध्यम से, याद है कि नहीं बच्चों, याद तो होगा रसगुल्लो, एक इंजेक्शन से करते क्या है, तो भाई एक इंजेक्शन से यहां पर जो अंदर द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव।
एमनियोटिक द्रव, तो एक इंजेक्शन से एमनियोटिक द्रव को निकाल लिया जाता है। अब निकालते हैं तो निकालने के बाद उस द्रव में जो भी मतलब जो उसमें गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या विकार है, क्या दोष है, क्या रोग है, क्या चीज है, तो उसके बारे में वो जांच करते हैं। ठीक है, वो जांच किया जाता है। तो जांच करने के बाद पूरी क्रिया मतलब इसकी पूरी क्रियाशीलता, इसमें जो भी हलचल हो रहा है वो सब पता लगा लेते हैं। लेकिन ये भी क्या है, घातक है, क्योंकि इसके द्वारा लिंग का भी परीक्षण हो जाता है, यानी ये भी पता चल जाता है कि जो अंदर पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। इससे होता क्या है कि समाज में भाई बुराइयों से बचने के लिए होता ना कि लैला मजनू ऐसी गलती कर गए तो भाई चाहे कर ना चाहा वही होता है कि भाई उनके अंदर गर्भ पल जाए, तो होता क्या है, जाके भाई समाज से क्या करते हैं, छुप छुपा करके लाजवश बेबी को मार देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या हो जाता है ज्यादातर, भाई पता चल जाए, नहीं तो बाहर चले गए, चले हाँ लड़का है, कहीं भाग गए, चलो लड़का है जन्म दे दियो ठीक है, नहीं तो पता चल जाता है कि लड़की है तो बोलते हैं गिरवा दो इसको, ठीक, एबॉर्शन करवा देना, सीधी सी बात होता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, दुनिया में इससे बड़ा अपराध कोई हमारे ख्याल से हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज होता है, ये बहुत बड़ा, ये समझो हैवान जो होते हैं वही ये काम करते हैं। तो उल्ब वेधन में हमने क्या बताया कि मतलब ये एक ऐसी विधि, इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें गर्भाशय, शॉर्ट में अगर समझे, इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव निकाल कर भ्रूण में विकार का पता लगाते हैं, ठीक है, विकार का पता लगाते हैं कि इसने भ्रूण में कोई विकार तो नहीं, कोई दोष तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, ये चीज पता लगाते हैं। अब होता क्या है भाई, इसमें वही चीज कि भाई पता चल जाता है कि उसमें कि उसकी क्रिया विधि कितने टाइम का है, कि स्वस्थ है कि नहीं है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंध्याकरण किसे कहते हैं। बंध्याकरण क्या है, बंध्याकरण किसको बोलते हैं। बंध्याकरण एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, नर या मादा के जनन वाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि भाई अस्थायी रूप से उनमें फिर जनन, मतलब जनन तो प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उसमें जैसे शिशु का जन्म होना, यानी क्या है, बच्चे का पैदा होना, ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है बंध्याकरण, ठीक, जिसको नसबंदी कहते हैं। ऐसे नहीं समझोगे तो भाई जो क्या होता है, नसबंदी, ठीक, नसबंदी। अब नसबंदी दो प्रकार की होती है जनाब, कौन कौन सी भाई, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाई हम लिख लेंगे बच्चों कि बंध्याकरण क्या है। तो बंध्याकरण, ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसमें नर या मादा के जनन वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, तो बांध दिया जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है बंध्याकरण। अब बंध्याकरण की बात करें बच्चों, तो जो बंध्याकरण होता है दो प्रकार से, एक तो होता है पुरुष नसबंदी, ठीक, पुरुष नसबंदी। अब पुरुष नसबंदी की बात करें बच्चों तो ये डायरेक्टली पुरुष नसबंदी कभी कभार नहीं पूछता है, ये क्या लिखे हैं, नसबंदी लिख दिए हैं, पुरुष नसबंदी, ठीक, पुरुष नसबंदी होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, महिला नसबंदी या नलबंदी भी कहते हैं, महिला नसबंदी या नलबंदी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। अब पुरुष नसबंदी को कई बार पूछा गया है, लेकिन पुरुष नसबंदी नहीं लिखा था वहां पर, वहां लिखा था बच्चों वैसेक्टोमी, ठीक, तो इसी को वैसेक्टोमी, अंग्रेजी वर्ड है वैसेक्टोमी। और उसके बाद महिला नसबंदी को बात करें तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक। तो वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी में होता गया बच्चों, इसमें शुक्रवाहिनी, पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर ना निकल सके। व्यक्ति जनन करता है, वीर भी बनता है, लेकिन जब वीर में शुक्राणु ही नहीं पहुंचेंगे तो भाई जाहिर सी बात है
इससे क्या है, गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक, तो ये हो जाता है पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी। वैस का मतलब नस होता है, इसमें नसों को काटकर बांध देते हैं। और ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूब का मतलब नली होता है। इसमें जो होता है कि महिला के जो अंडवाहिनियां होती हैं, महिला में इसमें अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी जिसको बोलते हैं, उसको काटकर बांध देते हैं, ताकि अंडाशय में बनने वाले जो अंडाणु हैं वो क्या है बच्चों, गर्भाशय तक ना पहुंच सके। अब नहीं पहुंचेगा तो भाई गर्भधारण होगा ही नहीं, क्योंकि अंडाणु बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो भले शुक्राणु अंदर प्रवेश करा दिया जाए तब भी क्या है, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये होता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आ गया? हमने बोला ना रटना नहीं है, आज पूरा निपटारा होगा बच्चों। बस वीडियो, अगर भाई वीडियो में मजा आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, इतना कहेंगे बच्चों। हमेशा हम बोलते नहीं कि भाई ये करो वो करो, लेकिन आज बोल रहे हैं कि कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम क्या है? ठीक, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? अब इसमें 3 बीमारियां ऐसी हैं कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम, इसे अगर हम बात करें तो इसे एकाधी सूत्रता वाली बीमारी है। इसको ऐसे ना करके बच्चों एकाधी सूत्रता पूछ लेता है। एकाधी सूत्रता 2023 में ऐसे दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले एकाधी सूत्रता क्या है। और ये टर्नर सिंड्रोम, इसको एकल सूत्रता वाली बीमारी है। एकल सूत्रता, ठीक है ना, एकल सूत्रता। तो एकाधी सूत्रता, एकल सूत्रता। अब देखिए डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है बच्चों कि इसमें, ठीक, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। कौन से गुणसूत्र में? कायिक। जैसे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, इसमें होता क्या है, इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी भाई, क्योंकि इसमें 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होता है, तो जो 21वां जोड़ा होता है उसमें एक अतिरिक्त आ जाता है। तो इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है बच्चों, में एक की वृद्धि हो जाती है। एक की वृद्धि यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जब एक की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या हो जाती है वो 46 के बजाय जैसे 47 हो जाती है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 हो जाती है। ठीक, 2n+1। n का मतलब क्या है भाई, वही चीज। n का मतलब कितना, हमने बताया ना कि जोड़े, कितने जोड़े, जैसे 22, तो 22 दूना 44, ठीक है ना, मतलब 22 दूना कितना हो गया, तो 44 हो गया। सॉरी 1 मिनट, मतलब ये पूरा 23, भाई 22 कह रहे हैं, 23 दूना 46 हो गया पूरा, और 1 जोड़ देते हैं तो ये 47। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बच्चों, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 या फिर 2n+1 लिख सकते हैं, ये हो जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो अल्प बुद्धि वाला होता है, उनमें जनन अंग अल्प विकसित होता है। ठीक, और जिसे त्वचा खुरदुरी होती है, और सिर एकदम जो होता है ना वॉलीबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह एकदम गोल हो जाता है। ठीक, ये चीज, और नाटे कद का होता है। तो ये बहुत सारे उसके अंदर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर डिटेल्स में भी पूछ लिया कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इससे पीड़ित व्यक्ति के लक्षण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। क्लियर? अगला है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है भाई। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक, तो इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 45, या 2n-1 लिख सकते हैं, या ऐसे करके बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 44 प्लस, जैसे भाई यहां पर x हो जाता है, मतलब एक o ये दर्शा रहा है कि रिक्त है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। यानी ये क्या है, ऐसे विकार हैं जो मतलब ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनका संबंध जीन से होता है। ठीक, लिंग से। अब इसके बाद एक और है क्लाइनफेल्टर, वो नहीं लिखा है लेकिन वो भी पूछा जाता है, क्लाइनफेल्टर, उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो भाई पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर में इसमें क्या होता है बच्चों, एक्स गुणसूत्र
एक मतलब इसमें एक की वृद्धि या फिर एक से अधिक की वृद्धि हो जाती है। किसमें? क्लाइनफेल्टर में। यानी इसमें जो गुणसूत्र है जैसे 44 प्लस एक्स वाले में बढ़ता है, जैसे एक्स एक्स वाई हो सकता है, या फिर जैसे 44 प्लस एक्स 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 वाई हो जाएगा, इतना मतलब देख सकते हैं। तो इसमें तो भाई कितना 47 गुणसूत्र है, ठीक, लेकिन इसमें कितना है? तो इसमें तो 48 हो गया। तो इसमें एक्स गुणसूत्र में एक की भी वृद्धि हो सकती है, एक से अधिक की भी वृद्धि हो सकती है। तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो ये गुणसूत्रों की संख्या मतलब आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, 2 नंबर में तो पूरा डिटेल्स में, 3 में तो पूरा लक्षण सब पूछेगा, ठीक। तो इसमें भी लक्षण सेम ऐसा होता है। अब उसके बाद अगला है कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं? हीमोफीलिया की बात करें बच्चों तो ये एक एक्स सहलग्न रोग है। ये एक एक्स सहलग्न रोग है, एक्स सहलग्न रोग है, ठीक। एक्स सहलग्न रोग का मतलब जो होता है कि इनके जो कारक होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर आकर बैठ जाएंगे, ठीक। इनके जीन जो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर बैठ जाते हैं। अब ये हीमोफीलिया अगर हम बात करें इसमें होता क्या है? तो भाई इसमें हीमोफीलिया में होता क्या? इसमें चोट लगने के बाद, बताए थे बच्चों, याद है ना? चोट लगने के बाद ठीक, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता तो है लेकिन तब तक आदमी की मौत हो जाती, समझो। थक्का जल्दी नहीं बनता, ठीक, जल्दी नहीं बनता है। अगर हम बात करें बच्चों तो इसे एक और ब्लीडर रोग के नाम से भी जाना जाता है, ब्लीडर रोग, ठीक। और इस रोग का जो वाहक होती हैं, वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां। यानी ये बीमारी स्त्रियों की वजह से फैलती हैं, तो इसकी वाहक कौन हो गई? तो स्त्रियां हो जाती हैं, ठीक है ना, स्त्रियां हो गए। तो भाई पीड़ित कौन होता है? तो पीड़ित जाहिर सी बात है भाई, पीड़ित क्या होता है? पुरुष होता है, अधिकांशतः पुरुष होता है, वाहक स्त्रियां ही रहती हैं, ठीक। तो ये हो जाता है हीमोफीलिया, या इसी को ब्लीडर रोग कहा जाता है। अगला है बच्चों की वर्णांधता किसे कहते हैं? वर्णांधता बोले तो कलर ब्लाइंड। तो वर्णांधता किसे कहते हैं रसगुल्लों? इसमें हमने बताया था। तो ये भी बच्चों ध्यान से समझना, ये भी एक्स सहलग्न रोग है। एक्स सहलग्न का मतलब है, ठीक, इसमें जो जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है ना, एक्स सहलग्न रोग है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है? लाल व हरे में अंतर नहीं देख पाता है कि भाई इसमें रोगी लाल व हरे में, किसमें बच्चों? लाल व हरे में अंतर नहीं बता पाता है, अंतर नहीं बता पाता है, अंतर नहीं बता पाता, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि लाल और हरा कौन है। जब अंतर नहीं बता पाएगा भाई, इससे क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताए थे कि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो रेलवे ड्राइवर नहीं होते हैं, रेलवे ड्राइवर उनको नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हरी झंडी देना है, पता चले लाल दे दें, लाल देना है तो हरी दे देंगे, तो भाई उल्टा सुल्टा हो जाएगा, तब तो क्या है, दुर्घटना हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ध्यान देना बच्चों कि वर्णांधता में बात करें तो भाई ये भी एक संलग्न रोग है, इसमें रोगी लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है, ठीक। और वर्णांधता में इसमें भी अगर हम बात करें बच्चों, वाहक कौन है और पीड़ित कौन है? तो इसमें भी जो वाहक है, इसमें भी जो क्या कहते हैं बच्चों, वाहक है वो स्त्रियां हैं, और पीड़ित कौन है? तो पुरुष है, ठीक। ये दोनों के दोनों, ये हीमोफीलिया वर्णांधता दोनों एक्स सहलग्न रोग हैं, दोनों का सेम फंडा होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन मनुष्य में कैसे होता है? तो भाई मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं भाई? 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों? 46 होते हैं। अब 46 में अगर हम बात करें तो 46 में 22 जोड़ी या फिर कह लें 44, ये कैसे होते हैं? तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, सॉरी लिंग कह रहे हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, दैहिक या कायिक। जबकि एक जोड़ी, ठीक, एक जोड़ी लिख लें या फिर कह लें संख्या में 2, ये क्या होते हैं? यही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र। तो ये जब क्या होता है भाई, जो इसमें ध्यान देना, तो लिखेंगे कि जो नर में कौन सा होता है? तो नर में बच्चों, नर में ध्यान देना एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है, और मादा में कौन होता है बच्चों?
तो मादा में ध्यान देना भाई, मादा में कौन होता है? दोनों। मादा में दोनों समान होता है, मादा में दोनों समान X तथा X, दोनों XX होते हैं। ठीक है, दोनों XX होते हैं, ये सिस्टम होता है भाई। जब पुरुष वाला, क्योंकि 22 जोड़ी तो दोनों में बराबर होते हैं, लिखेंगे कैसे वही सुनिएगा। लिखेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं या 44 कह लें, जबकि 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। और ये स्त्री और पुरुष में दोनों बराबर नहीं होते हैं। कौन? लिंग गुणसूत्र। दैहिक वाले तो दोनों में 22-22 जोड़ी बराबर होते हैं, लेकिन नर मतलब नर में लिंग गुणसूत्र X तथा Y होता है, तो मादा में X तथा X होता है। जब बच्चों क्या होता है कि 44 में उसके बाद होगा क्या? तो भाई 22-22-44 दोनों का मिला, तो पुरुष का जब X और मादा के X में से मिल जाता है तो यहीं पर लड़की का जन्म हो जाता है ना। अब उसके बाद जब 44 में पुरुष का Y और लड़की का X, तो XY हो जाता है, तो ये भाई किसका जन्म हो जाता है? लड़का का जन्म, ये लड़के का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण हो जाता है। क्लियर हो गई? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो भाई इसको भी तो बताया है बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किसे कहते हैं? या इसी को कहेगा डीएनए अंगुली छाप। फिंगरप्रिंटिंग ना देकर के पूछ लेगा कि डीएनए अंगुली छाप किसको कहते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसमें ही किसी व्यक्ति के बताए थे लार, इसके बाद वीर्य, बाल, एक योनिद्रव। ठीक, व्यक्ति के क्या होता है कि लार, वीर्य, बाल, योनिद्रव। जैसे महिला में जैसे रेप वगैरह हो जाता ना, यानी बलात्कार जब होता है तो योनिद्रव से भी ये पता चल जाता है। ठीक है, से डीएनए से क्या करते हैं बच्चों? डीएनए लेकर अपराधी की पहचान करते हैं, अपराधी की पहचान करते हैं, एक पहचान करते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, ठीक, कोई अपराधी, पैतृक का मतलब जैसे किसी के माता पिता भाई बोल दें कि मैं नहीं हूं, तो लड़का कहे नहीं यही मेरे पिता हैं, तो उनमें भी जांच करके पता चल जाती है। इन सब की पहचान की जाती है। इसमें करते क्या है? सबसे पहले किसी व्यक्ति के लार, वीर्य, बाल, योनिद्रव, त्वचा, इन सबसे करते क्या है? डीएनए को अलग किया जाता है। डीएनए को मतलब अलग करते हैं, यानी डीएनए उसमें से, ठीक, सबसे पहले उसको गर्म करना, काटना, तो ये प्रक्रिया बताया था पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक, जैसे पीसीआर में बताया था। तो फिर उसके बाद करते क्या है? इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस होता है, जो बताया था, जेल विद्युत कण संचलन, तो उस पर सुखाते हैं। फिर क्या करते हैं? किसी सस्पेक्ट को, यानी जिस पर क्या है कि भाई जिस पर हाँ कि ऐसा हो, शक हो, तो उस व्यक्ति से इस डीएनए को मैच कराते हैं। मिल गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर ये क्या आ गया भाई? 15 के बाद 16, 17, 18, फिर से 16, 17, 18। अरे भाई क्या हो गया? चलिए खैर, नंबर पर मत जाइए बच्चों, नंबर पर मत जाइए, बस क्वेश्चन देखिए। ठीक, फिर से वही रिपीट हो गया एक बार, तीन क्वेश्चन समझो एक्स्ट्रा हो गया है ना। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग किसे कहते हैं? और अवशेषी अंग के नाम लिखना होता है। ठीक, तो अवशेषी नाम ही है अवशेषी। ये जो आपका चैप्टर नया है विकास वाला, तो उसमें से हमने देखो 4 क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि पूछेगा क्वेश्चन 100%। अवशेषी अंग का मतलब है कि ऐसे अंग बच्चों, ठीक, ऐसे अंग जो लंबे समय से, ऐसे अंग जो लंबे समय का मतलब साल 2 साल नहीं, न जाने कितने वर्षों की बात करें, लंबे समय से में उपयोग में ना लाने से
विलुप्त होने की संभावना है, संभावना, ठीक, विलुप्त होने की संभावना है, संभावना है, या विलुप्त हो जाएंगे, या हम लिख लें विलुप्त हो जाएंगे। मतलब बच्चों उनके विलुप्त होने की संभावना है या फिर भविष्य में क्या है ऐसे अंग विलुप्त हो जाएंगे, तो वो अंग कहलाते हैं अवशेषी अंग। अब अवशेषी अंग की बात करें बच्चों तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम ध्यान दें तो एग्जाम्पल में जैसे पहला हो गया निमेषक पटल, निमेषक पटल जो आंख की है ना, आंख की जो भौं होती है, निमेषक पटल। दूसरा हो गया बच्चों कशेरुक पुच्छ, क्या होता है कशेरुक पुच्छ या कशेरुकी हम लिख सकते हैं, कशेरुकी पुच्छ। तो ये क्या होता है अवशेषी अंग के नाम है, ठीक। जो कशेरुक पुच्छ है यानी जो रीढ़ की हड्डी पीछे तक गई है ना, फिर जाकर के खत्म हो गई है, मतलब यहाँ कमर के नीचे से, तो वो कशेरुक पुच्छ कहला जाता है। और निमेषक पटल यानी आंख की जो भौं होती है, ठीक, वो चीज। चलिए अगला देखते हैं कि क्या है, अगला है अनुकूली विकिरण। देखिए अनुकूली विकिरण क्या है, ध्यान समझना, ये एकदम नया नवेला क्वेश्चन है। अनुकूली विकिरण होता क्या है, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजातियां, ठीक, कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक, ठीक, भौगोलिक क्षेत्र की प्रजातियां, की प्रजातियां एक बिंदु से क्रमिक रूप से विस्तारित होती हैं, यानी फैलती हैं, विस्तारित होती हैं, तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं बच्चों, विकिरण कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। मतलब ये समझिए कि भाई जैसे ये छोटा सा एक बिंदु है, ठीक है, ये छोटा सा क्या है बच्चों एक बिंदु है, और इस बिंदु पे ये कोई क्षेत्र है, इसमें जीव, पहले जीवों की संख्या इतनी हुई, फिर 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 इतनी हुई, ऐसे मतलब क्रमिक रूप से उनका विकास होता चला जाए। तो ये जो क्रमिक विकास है यही होता है अनुकूली विकिरण। क्लियर हो गया, चलिए समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये सब टिप्पणियां 2-2 नंबर वाले में पूछे जाएंगे आपके, 1-2 नंबर वाले में। तो अगला है कि लैमार्क तथा डार्विनवाद, तो ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा अगर दोनों साथ आएगा, नहीं तो एक आएगा, तो 2 नंबर का श्योर है, ठीक। लैमार्कवाद क्या है और डार्विनवाद क्या है, दोनों को अच्छे से समझाया था बच्चों। अगर आपको याद हो तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों बहुत ही बढ़िया, लैमार्क को भी अच्छे से समझाया था, और उसके बाद हम बात करें तो डार्विनवाद को भी बेहतर तरीके से समझाया था। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए लैमार्कवाद क्या कहता है, लैमार्कवाद यह कहता है कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन जो होता है यानी वो विभिन्नताएं धीरे धीरे उनके क्या है कि जो भी उनकी संतानें होती हैं उनमें पहुंच जाता है, और इससे धीरे धीरे एक नई जातियां यानी एक नई प्रजातियां, एक नई संतानें क्या है जन्म ले लेती हैं, ठीक। ये कहना होता है लैमार्कवाद का, लैमार्कवाद कहता है ये। डार्विनवाद क्या कहता है, तो डार्विनवाद ये कहता है कि संसार में, ठीक, जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो इनके बीच क्या होता है संघर्ष होता है, यानी स्पर्धा होती है, समझो, ठीक है। अब भी स्पर्धा किसी भी प्रकार की हो सकती है, भोजन को लेकर के हो सकता है, ठीक है, जल को लेकर के हो सकता है, तो इस तरह से कि मतलब आवास को लेकर के हो सकता है। तो उस संघर्ष में जो जीव वातावरण के अनुकूल रहता है वो तो जिंदा रहता है, और जो नहीं रहता है वो मर जाता है, यानी प्रकृति खुद उनका चयन कर लेती है। ये क्यों कौन कहता है, डार्विनवाद, ठीक। तो इसमें क्या बताया बच्चों, इन्होंने अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग की बात किया था, ठीक, की बात
की। इन्होंने कहा कि भाई वही चीज ना, कि इन्होंने ये बताया कि मौसम के कारण जो विभिन्नताएं होंगी, यानी जो उपार्जित लक्षण होते हैं वही उनकी संतान में रहेंगे और धीरे धीरे क्या है वो विकसित हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लैमार्क ने ये बताया कि जिस अंग का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा वो अंग विकसित रहेगा और जिसका उपयोग नहीं होगा वो तो नष्ट हो जाएगा। ठीक, ये इनका कहना था, लेकिन ये गलत था। लेकिन भाई हमें पढ़ना तो है ना कि लैमार्क ने क्या कहा। तो इन्होंने ये बताया कि पर्यावरण में विभिन्नताओं के कारण लक्षण आते हैं, वही लक्षण उपार्जित लक्षण क्या है उनके पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक, ये चीज जैसे इन्होंने बताया कि अगर इनके अनुसार भाई कोई काला है, जैसे काले क्षेत्र में प्रदेश में चला गया तो उनकी संतान भी काली होनी चाहिए, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, गोरी भी तो हो सकती है ना, ये चीज। डार्विनवाद ने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि पेड़ पौधों व जंतुओं में संघर्ष होता है तथा प्रकृति उनका चयन कर लेती है, चयन कर लेने का मतलब यही है बच्चों कि उस संघर्ष में जो जिंदा रहेगा वो प्रकृति में राज करेगा, जो मर जाएगा भाई, जो क्या रहेगा मर जाएगा तो वो तो वैसे ही उसकी कहानी खत्म है। तो ये लैमार्क और डार्विनवाद कहलाता है। ठीक, अब है कि हार्डी-वीनबर्ग नियम। ठीक है ना, या हार्डी ऐसे वीनबर्ग आएगा। ठीक, हार्डी वीनबर्ग भी आ जाएगा या हार्ड अकेले आएगा, तो हार्डी वीनबर्ग ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, हार्डी शुद्ध है, हार्डी वीनबर्ग नियम। देखिए हार्डी वीनबर्ग नियम कहता क्या है, तो हार्डी वीनबर्ग के इन्होंने ये कहा मेंडेलियन जो आबादी होती है उनके जीन ठीक क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। इन्होंने ये कहा, ठीक है ना, इसके अनुसार या इनके अनुसार मेंडेलियन का मतलब ये आदमियों का एक समूह होता है। ठीक, मेंडेलियन आबादी में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कि उनमें संभोग या जनन लिख सकते हैं, जिसको जनन, ठीक, जनन हो गया और उसके बाद जीन परिवर्तन आदि ना हो। ठीक, तो ये कहलाता है मतलब हार्डी वीनबर्ग नियम। हार्डी वीनबर्ग नियम ये कहता है कि मेंडेलियन आबादी में, यानी जो ये मतलब मनुष्यों का एक समूह है, ठीक, उन्हीं में इन्होंने ये चीज किया कि इनके अनुसार जो मेंडेलियन आबादी है उनमें कोई भी परिवर्तन उनके जीन में, ठीक, मतलब वो जो जीन होते हैं वो एकदम स्थिर रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक कि उनमें जनन जैसे जीन परिवर्तन मतलब और ऐसे लक्षण जो हैं, ठीक, उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो अस्थायी रहते हैं। ये कहलाता है हार्डी वीनबर्ग नियम। तो बच्चों ध्यान देना, विकास वाले चैप्टर से अवशेषी अंग, अनुकूली विकिरण, लैमार्क डार्विन, हार्डी वीनबर्ग, स्टैनले मिलर, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है ना, 5 से 6 हेडिंग इस चैप्टर का अच्छे से समझा दिया है। अगला है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये भी बेहद ही ठीक लाजवाब टॉपिक है। देखिए इंटरफेरॉन होते क्या हैं, तो ये एक विषाणु युक्त प्रोटीन होते हैं। ठीक, प्रोटीन है, ये एक विषाणु युक्त प्रोटीन होते हैं। जब हमारे शरीर में कोई कोशिका क्या है संक्रमित होती है तो उसमें से ये प्रोटीन निकलता है, वही है इंटरफेरॉन। और इसका काम क्या है, तो जो रोग होते हैं शरीर में, जितने रोगाणु होते हैं उनसे क्या करना, रक्षा करना, यानी उनको रोकना, इंटरफेयर कर देता है। इंटरफेयर से ही इंटरफेरॉन बना है। इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक है, जिस बोलते नहीं उंगली मत करो, उंगली, तो ये उंगली कर देता है। ठीक, ये विषाणु प्रोटीन होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि लिखेंगे कि जब कोशिका संक्रमित होती है तो इस प्रोटीन का निर्माण
होता है जो अन्य रोगों से रक्षा करती है, ठीक, रक्षा करती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इंटरफेरॉन, इंटरफेयर कर देता है, ठीक है ना। तो इंटरफेयर समझ में आ गया, ये रोग वाले चैप्टर से है। अगला है बच्चों की डेंगू। अगला है कि डेंगू क्या है भाई, ठीक है। डेंगू बुखार किसे कहते हैं, या डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछ लिया जाएगा। तो डेंगू बुखार, इसी को बच्चों कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी ही तोड़ देता है समझो, क्योंकि शरीर की जो जहां जहां पर ज्वाइंट होता है हड्डियां ना, मतलब जहां जहां पे जोड़ होते हैं उन जोड़ों में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में जकड़न आ जाती है, पूरी शरीर इधर से उधर व्यक्ति क्या अंगड़ाइयां लेता है, इसीलिए कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। अब हड्डी तोड़ बुखार की बात करें बच्चों, तो ये किस जीवाणु के द्वारा होता है। हड्डी तोड़ बुखार की बात करें तो मतलब इसमें फ्लेवी वायरस होता है, ये फ्लेवी जीवाणु नहीं बल्कि फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस के द्वारा ये फैलता है डेंगू बुखार, फ्लेवी वायरस के द्वारा फैलता है। अब बात करें तो भाई इसका जो संक्रमण कैसे होता है, इसका संक्रमण होता कैसे है, तो ये संक्रमण किसका कैसे होता है, तो ये होता है मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, इसमें फ्लेवी वायरस होता है और ये संक्रमित, हमने बताया ना कि ये संक्रमण इसी मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक। अब इसमें लक्षण भाई अगर पूछा जाए तो सिर दर्द होता है, तेज बुखार होता है, भूख नहीं लगती है, भार में, शरीर के भार में कमी हो जाती है, लक्षण हो गया। बचाव के उपाय आएगा तो आप लिख सकते हैं भाई मच्छरदानी, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। साफ मतलब जैसे क्या है कि भाई स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, आसपास के जो कूड़ा करकट का ढेर है उनको साफ करना चाहिए, अगर कहीं पानी इकट्ठा है किसी गड्ढे में या नालियों में तो उसमें क्या है कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हो बचाव के उपाय में, क्लियर। अब देखिए इसी में एक होता है मलेरिया, मलेरिया की बात करें तो बच्चों वो कैसे फैलता है उसमें भी बताया था, अगर याद हो तो मलेरिया में कौन सा वाहक होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, बट डेंगू में कौन सा होता है, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया इतना। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथी पांव या फील पांव कहता है बच्चों इसी को फील पांव भी कहता है, फील पांव, हाथी पांव या फील पांव या फिर फाइलेरिया बोलेगा भाई, चाहे जो बोलो, कुछ भी आ गया तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, इतना याद रखना। हाथी पांव, ठीक, हाथी पांव होता क्या है, तो अगर हम बात करें तो ये एक बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई, ठीक, बुचुरेरिया, बुचुरेरिया, देखिए कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है ऐसे, बैंक्रोफ्टी, ठीक, या बैंक्रोफटाई लिख लेंगे, बैंक्रो फटाई, या कहीं कहीं बैंक्रोफ्टी लिखा होता है, पहले भी बताया था इसके पहले। तो ये बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई या बैंक्रोफ्टी के द्वारा होता है, ठीक। इसमें ये रोग जनक क्या होता है, बुचुरेरिया बैंक्रोफटाई, इसके द्वारा होता है। अब अगर हम हाथी पांव में बात करें बच्चों तो ये किसके कारण होता है, अगर इसमें वाहक पूछ लें तो इसका संक्रमण कैसे होता है, तो इसका संक्रमण किसके काटने से, इसमें मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, किसके, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें जब मादा क्यूलेक्स मच्छर, ये जब मच्छर काटता है बच्चों तो होता क्या है, उस स्थान पर जहां पर काट लेगा, ठीक, वहां की जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, ठीक, वहां उतना ज्यादा नहीं, लेकिन उसका धीरे धीरे विकास, मतलब ऐसे जगह पर होता है जहां पर थोड़ा मतलब मांसल युक्त संरचना होती है, जैसे पैर में देखा होगा, पैर के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा मांस की तरह रहता है ना, तो वहीं पे क्या है, ये धीरे धीरे विकसित होने लगती है, ये फिर फूलने लगता है। तो पैर जो है एकदम नॉर्मल आकार से बहुत विशाल काय, यानी बहुत भाई भद्दा
चौड़ा सा पैर हो जाता है, मतलब पैर ही कैसे हाथी के पैर की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है हाथी पांव या फाइलेरिया, या फिर इसको फाइलेरियसिस अंग्रेजी में पूछ लेता है, या फिर कहेगा इसको फील पांव। 3 से 4 तरीके से पूछ सकता है। ठीक, तो भाई इसको बुचूर एरिया बैंक्रोफटाई के द्वारा ये होता है। ठीक, ये इसमें रोगजनक है, इसके द्वारा ये फैलता है। बाकी अगर हम बताएं इसका संक्रमण कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे में, तो ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक, लक्षण में हमने बता ही दिया क्या क्या करना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अगला है क्वेश्चन प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है भाई? तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि जैसे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है, तो शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करता है उनसे शरीर मतलब रोगाणु से जो लड़ने की शरीर की जो क्षमता है वही कहलाती है प्रतिरक्षा। ठीक, तो लिखेंगे इसको कैसे, लिखना चाहेंगे कि शरीर में प्रवेश करने वाले, शरीर में प्रवेश करने वाले, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं, प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से, ठीक, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ने, या रोगाणुओं को लिखेंगे से नहीं, रोगाणुओं को रोकने की जो क्षमता होती है, रोकने की क्षमता, रोकने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा। अब प्रतिरक्षा में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है बच्चों। ठीक, मैंने शरीर में 2 प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। एक तो होती है जन्मजात, अंतर भी बताए हैं भाई, जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक, उपार्जित प्रतिरक्षा। अंतर बच्चों साथ ही चैप्टर तक बताया गया, सारे इंपॉर्टेंट अंतर आगे ही है, पीछे 2-4 हैं। ठीक भाई, नहीं आ पाई वीडियो किसी कारण से तो उसको देख लेना बच्चों, जो 1-2 अंतर बचे हैं पीछे के, उसके लिए दिल से सॉरी की पार्ट 2 नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट जितने आगे के हैं तो वो तो हमने दे ही दिया है। तो समझ में आ गया प्रतिरक्षा होता है। प्रतिरक्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी जो होता है उसे बोलते हैं, इम्यूनिटी का मतलब शरीर की जो मतलब ये क्या है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, वो होती है इम्यूनिटी। बोलते ना तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। मजबूत का मतलब ये छोटे मोटे जो बीमारियां हैं ना, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, उनको तो मैं ऐसे ही झाड़ू मारकर भगा दूंगा, बाकी कोई बड़ी बीमारी आएगी तब तो शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये चीज, जैसे बुजुर्ग हैं तो भाई उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जो यूथ है, जवान है, तो उनके अंदर इम्यूनिटी जो है ज्यादा होती है। ठीक है, वही चीज। तो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकने की जो क्षमता है, किसके द्वारा? यानी शरीर के ही द्वारा, या शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उन्हीं के द्वारा, यानी जो रोगाणुओं को रोका जाता है, तो वो क्षमता कहलाती है क्या? इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा। 2 प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। एक तो जन्मजात, जो जन्म के समय से ही हमारे अंदर मौजूद है। एक तो त्वचा ही हो गई भाई, त्वचा ही, जैसे बाहर से कोई भी आएगा रोग, कोई भी क्या होता है कि भाई रोगाणु शरीर के बाहर आता है, टकराता है, तो त्वचा ही उसको रोक लेगी। फिर अंदर चली भी गई तो उसमें WBC अंदर है, जैसे किसी को चोट लग जाती है, मवाद बन जाता है, तो मवाद के रूप में बाहर जब निकालता है, कौन निकालता है? WBC। ठीक, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये जन्मजात भी हो गया। एक और जैसे लार हो गया, तो भाई लार में भी जो कीड़े, मतलब जैसे बाहर से कोई अगर आ गया, ठीक, कोई ऐसे रोगाणु जनक जो शरीर में भाई भोजन के साथ या वैसे ही मुंह में चला गया, तो लार ही उसको मार देगी। ठीक, तो ये सबके सब जन्मजात प्रतिरक्षा में आते हैं। अब उपार्जित प्रतिरक्षा में कौन आते हैं बच्चों? तो इसमें हमने बताया था ना, जैसे इसमें भाई जो टीका वगैरह लगता है, ठीक, जैसे प्रतिरक्षा, इसमें जो टीका लगता है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में जो टीका लगता है वो सब होते हैं। जो टीका होता है ना, चेचक का टीका जैसे लग गया तो वो है, पोलियो का टीका लग गया वो हो गया। अब अगला है टीकाकरण। टीकाकरण किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए, सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए वे रासायनिक उत्पाद या पदार्थ जिन्हें शरीर में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराया जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, यानी उस प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण। ठीक, तो टीकाकरण में होता क्या है? तो इसमें हमने बताया बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार पदार्थ को
ठीक, इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के द्वारा, ठीक, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए कि मतलब तैयार पदार्थ को इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराने, शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया, शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं, ठीक, टीकाकरण कहते हैं। तो भाई सबसे पहले टीके की खोज किसने किया था? आई होप कि आप सबको भी पता होगा बच्चों, अधिकांश स्टूडेंट जानते हैं टीके की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो खोज किया था किसने भाई? चेचक के टीके की खोज हुई थी, चेचक का टीका। तो सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज हुई थी। अब किसने किया था अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने, है ना। आप सबको भी पता होगा कि एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के, जिसको चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, इसी को बच्चों चेचक को छोटी माता भी कहा जाता है, तो इसके चेचक मतलब टीके की खोज किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या है? तो भाई बायोगैस हमको पता है बच्चों, आप सबको भी मालूम होगा कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। ठीक, ये क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जो कृषि उत्पाद या ठीक जानवर के मल मूत्र से प्राप्त, ठीक, से प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक, यानी जो बायोगैस है, जो जैव गैस है, कैसे बनती है? तो भाई ये जो कृषि उत्पाद यानी जो खेतों में होता है, जो कूड़ा करकट जो होता है उससे, या फिर जो जानवर हैं, गाय भैंस है, तो उनका जो मल मूत्र होता है, ये गोबर कह लें, सीधी सी बात, क्योंकि बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, जैव गैस भी कहते हैं। तो उसके जो मल मूत्र से क्या है, ठीक, उसी से बनता है। और इसमें अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें जो प्रमुख गैस है, इसका जो प्रमुख घटक है, तो प्रमुख घटक कौन सा है? तो वो है मेथेन। इसमें प्रमुख घटक कौन सा है? मेथेन। सबसे अधिक इसमें मेथेन होता है। और किसके द्वारा मेथेन उत्पन्न होता है? तो गोबर में, जैसे मेथेनोबैक्टीरियम, तो मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा, यानी यही बैक्टीरिया गोबर में से मेथेन की मात्रा को जनरेट करता है, यानी उत्पन्न करता है, तब जाकर के क्या है, ये बायोगैस तैयार होती है। क्लियर हो गया? वाहित मल, अब बताने की जरूरत ना है बबुआ, इसको कल ही बताए थे। वाहित मल क्या होता है? कल ही बताए थे बच्चों, अगर आपको याद हो। वाहित मल कल या परसों बताया था, हमें भी नहीं याद है। ठीक, वाहित मल किसे कहते हैं? तो जो नगरों, कस्बों, ठीक, नगरों, कस्बों, शहरों में जो नालियों में बहने वाला जो कचरा होता है, मल मूत्र जो होता है, ठीक, उसी को कहते हैं वाहित मल। वाहित का मतलब बहता हुआ, मल का मतलब कचरा। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे भाई जो नगरों, कस्बों, ठीक, शहरों में नालियों में बहने वाले, ठीक, मल मूत्र युक्त जल को, यानी जो प्रदूषित जल होता है, जल को वाहित मल कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वाहित मल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसको बीओडी एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके द्वारा इसको दूर किया जाता है। और ये आप लिख सकते हैं, इसके हानियां, तो हानि में लिख सकता है भाई, जब इसे झील झरने में गिराया जाता है तो ये उसका पूरा पानी दूषित हो जाता है। दूसरा ये है कि जब कोई क्या होता है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जब कोई जीव क्या करता है, पानी पीता है, तो क्या है, उसमें बीमारी, मतलब जाहिर सी बात है, बीमारियां घर बना लेंगी, तो ये होता है। ठीक, अब बीटी फसल क्या है? अब इसमें बीटी बैंगन भी आता है, बीटी कपास भी आता है, लेकिन बीटी फसल हम जानेंगे। तो बीटी फसल किसे कहते हैं बच्चों? तो हमने बताया था कि बीटी जीवाणु द्वारा, बीटी का मतलब
बैसिलस थोरिनजिएंसिस। बैसिलस थोरिनजिएंसिस क्या है? बीटी जीवाणु, इसका फुल फॉर्म। तो बीटी जीवाणु के द्वारा, बीटी जीवाणु द्वारा तैयार, ठीक, तैयार फसल को, तैयार फसल को क्या कहते हैं बच्चों? बीटी फसल कहते हैं, बीटी फसल कहते हैं। ठीक, तो बीटी फसल क्या है? तो बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु द्वारा तैयार की गई जो फसलों की एक नस्ल होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? उसे कहते हैं बीटी फसल। अब बीटी फसल जो होती है, बीटी फसल में एक बीटी विष उत्पन्न होता है। ये जो बीटी विष होता है वही क्या करता है? पूरे के पूरे पौधे में पहुंच जाता है। जब कोई कीड़ा, जब कोई कीड़े मकोड़े उसकी पत्तियों को, तनों को या फल को खाते हैं, ठीक, फूल व फल को खाते हैं, तो उससे होता क्या है? जो ये बीटी विष होता है उन जीवों की आहार नाल में पहुंच जाता है, फिर वो क्या है? सड़न पैदा कर देगा, तो उनकी आहार नाल फट जाती है और कीड़े मर जाते हैं। तो इसमें जो बीटी ये फसल होती है ये पूरी तरह से अगर हम बात करें बच्चों तो ये कीट प्रतिरोधी होती है, कीट प्रतिरोधी, ठीक, होती है। तो ये जो बीटी फसल होती है ये कीट प्रतिरोधी होती है, अर्थात जब कीड़े खाएंगे इसको तो खुद मर जाएंगे। 1 मिनट पानी पी लें, थोड़ा मुंह सूख रहा है बच्चों। हो गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैविक खाद क्या है? या इसी को बच्चों बोलेगा जैव उर्वरक, इसी को कहता है जैव उर्वरक। क्या बोलता है? जैव उर्वरक, ठीक, जैव उर्वरक या फिर जैविक खाद किसे कहते हैं? तो ये क्या होते हैं? जैव उर्वरक या फिर हम कह लें बच्चों, ठीक, जैविक खाद होते क्या है? तो ये नाइट्रोजन युक्त ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की उपज को बढ़ा देते हैं, जो मतलब फसलों की उपज को बढ़ा देते हैं, या फिर कह लें मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक, ये कहलाते हैं जैविक खाद। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि बच्चों ये ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्रिया विधि द्वारा, मतलब जो अपनी क्रियाकलाप द्वारा या क्रिया विधि द्वारा, ठीक, मतलब आंतरिक क्रिया विधि होती है किसमें? जैसे अंदर हमने बताया ना नाइट्रोजन युक्त, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे गोबर में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्रिया विधि द्वारा, ठीक, मृदा मतलब मिट्टी की, ठीक, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जैविक खाद कहा जाता है, जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? जैविक खाद होते हैं। अब ध्यान देना, जैविक जो खाद होते हैं ये करते क्या है? तो भाई हमने बताया ना कि ये पौधों की मतलब क्या है, जैसे पौधों की वृद्धि व विकास में सहायक। आप बढ़ा चढ़ाकर इसका लिखना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि भाई ये नाइट्रोजन युक्त सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्रिया विधि द्वारा मृदा या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इससे पौधों का वृद्धि व विकास होता है। फिर कभी कभार पूछता है कि इसका रासायनिक खादों से भाई कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो लिखेंगे कि भाई ये रासायनिक खादों की अपेक्षा क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक खादों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, जबकि रासायनिक खाद क्या महंगे होते हैं और धीरे धीरे मिट्टी को बंजर बना देते हैं, जबकि जैविक खाद ऐसा बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, इनका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन ये क्या है? मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे में बच्चों हमने बताया था बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे राइजोबियम, जिसे राइजोबियम हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक है ना, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया।
तो ये सबके सब क्या है, ये जैविक खाद यानी नाइट्रोजन युक्त सूक्ष्म जीव है। ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक। जैसे माइकोराइजा वगैरह भी पूछा जाता है, ये पौधों और जैसे मिट्टी के बीच का जो संबंध होता है वो जिससे बनता है यानी जीव बनाते हैं वही माइकोराइजा है। तो एक प्रकार का सब सूक्ष्म जीव है, इतना याद रखना। अगला है कि बायोरिएक्टर किसे कहते हैं। बायोरिएक्टर किसे कहा जाता है, तो बताए थे बच्चों बायोरिएक्टर क्या है, ठीक। यह एक बड़ा मतलब पात्र होता है, एक बर्तन, ठीक। यह एक क्या है, पात्र होता है जिसके अंदर जो कोई भी जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया या पादप कोशिकाओं का संवर्धन करके कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है और उससे कोई उत्पाद तैयार करते हैं। तो वो जो पात्र होता है, वो जो बर्तन होता है वो बायोरिएक्टर कहलाता है। और बायोरिएक्टर में सबसे ज्यादा उपयोगी जो है, सबसे ज्यादा अधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो बायोरिएक्टर है वो कौन सा है, तो वो है विडोलक हाउस, ठीक है। तो हमने बताया कि यह एक विस्तृत पात्र होता है, पात्र या बर्तन होता है जिसमें, ठीक, जिसमें हमने बताया ना कि जैसे मनुष्य, ठीक, या अन्य कोई जीव हो गया या पादप कोशिका हो गया, पादप कोशिका को कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके क्या करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, उत्पाद बनाते हैं। तो वो क्या होता है बच्चों, बायोरिएक्टर होता है, ठीक। फिर उसमें बताया था बच्चों जो विडोलक हाउस है, विडोलक हाउस सबसे उपयोगी बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर है। तो विडोलक जो हाउस है वो सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला क्या है बच्चों, ठीक, क्या है, बायोरिएक्टर है, ठीक। अगला है कि प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे अदर हेडिंग भी हमने बताया है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो जिसमें क्या कहते हैं, जिससे इसमें एक आता है ना कि पीसीआर आता है, ठीक। पीसीआर के साथ साथ में लाइगेज भी आता है, बाकी प्रतिबंधन एंजाइम भी है। तो देखिए प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है, तो प्रतिबंधन एंजाइम यह एक, हमने बताया कि यह एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है बच्चों, जो डीएनए को काटता है, जो डीएनए को काटता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, आणविक कैंची भी कहा जाता है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है प्रतिबंधन एंजाइम। अगला अगर देखें बच्चों क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो प्लाज्मिड बच्चों, तो ये डीएनए जो होता है, ये डीएनए से भिन्न एक सूक्ष्म डीएनए अणु होता है प्लाज्मिड, ठीक। यह क्या होता है, यह डीएनए से भिन्न एक सूक्ष्म डीएनए अणु होता है, एक सूक्ष्म डीएनए अणु होता है, ये डीएनए से भिन्न एक सूक्ष्म डीएनए अणु होता है जो क्या करता है बच्चों, जो अपनी प्रतिकृति जिसको बोलते हैं, अपनी प्रतिकृति, यानी जिसको प्रतिकृति का मतलब अपना डबल रूप, ठीक, जो अपनी प्रतिकृति क्या बनाने में सक्षम होता है, बनाने में सक्षम होता है, एक सक्षम होता है, ठीक। समझ में आ गया कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड या डीएनए से भिन्न एक सूक्ष्म डीएनए अणु होता है जो अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। और सबसे ज्यादा उपयोग में, मतलब सबसे अगर उपयोगी प्लाज्मिड का नाम ले तो उसका है पीबीआर 3322, ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला, ठीक है ना, एक प्लाज्मिड होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस किसे कहते हैं, ठीक है।
क्या है भाई, गोल्डन राइस। एक मिनट, कहां गया, ठीक, गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस या इसी को सुनहरा चावल कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, सुनहरा चावल, ठीक, गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल। 2023 में ये 2 सेट में आया था कि गोल्डन राइस पर टिप्पणी लिखना अपने को। देखिए गोल्डन जो राइस होता है बच्चों, सुनहरा चावल, ये क्या है कि मतलब ये चावल की एक ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होती है, पूछा है 2023 में, ऐसे ही पूछा था कि किस विटामिन की अधिकता होती है, तो इसमें विटामिन ए, क्योंकि जो कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन, तो विटामिन ए का प्रमुख घटक होता है। ठीक है, तो और बात करें तो ये एक क्या होता है, एक आनुवांशिक रूपांतरित ये फसल है, यानी जिसको क्या है, जैसे पारजीनी हम जंतु पढ़े हैं ना, पारजीनी जंतु, ये अभी नीचे है, तो पारजीनी एक प्रकार का समझो ये है, तो यह लिखेंगे कि यह एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया रूपांतरित पौधा है, तो ये एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। ठीक, और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है, प्रोटीन होता है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें मतलब लिखेंगे यह, ठीक, यह विटामिन ए का प्रमुख घटक, मतलब प्रमुख घटक होता है। ठीक, घटक है या स्रोत है लिख सकते हैं। तो विटामिन ए इसमें गोल्डन राइस में भरपूर पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया सुनहरा चावल या गोल्डन राइस क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पारजीनी जंतु क्या है, तो भाई बार बार बताने की जरूरत क्या है, रट तो गया होगा, अब भी नहीं कर पाया, बेकार है। तो पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, वह जंतु जिसके जीन में फेर बदल करके या हेर फेर करके बाहर से कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो ऐसे जंतु को पारजीनी जंतु कहा जाता है। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे बच्चों कि वह जंतु जिसके जीन में हेर फेर करके, हेर फेर या फेर बदल लिख लें, हेर फेर करके अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे कहते हैं पारजीनी जंतु, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। अब ये जो जीन होगा बच्चों, जो इसमें जीन प्रवेश कराएंगे, वो जीन फिर अपना पूरा लक्षण दिखाने लगता है, यानी वो उसके अंदर जो जीन होता है उसके स्थान पे जो बाहर से जीन प्रवेश कराया जाएगा वो अपने लक्षण दिखाएगा और इससे एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। जैसे में अगर आपको याद हो, बताया था बच्चों, कितनी बार आ गया होगा, डॉली भेड़, ठीक, कागा गाय, मीरा बकरी, ये सब आपके 5 नंबर वाले में, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में भी इसको करवाया है। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। वैसे तो भाई 3 बढ़कर ही है, हमने बताया ना कि 3 को तो दोबारा लिख दिया। ठीक, वैसे देखेंगे तो भाई ये 35, 36 यानी 37, 38वां नंबर होगा। तो बायोपायरेसी क्या है, तो बायोपायरेसी भाई हमने बताया ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रकार की चोरी मान लो, बस और कुछ ना है। ठीक, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बायोपायरेसी होता क्या है बच्चों, तो बायोपायरेसी में सुनिएगा, हमने क्या बताया था कि जब कोई अंतरराष्ट्रीय, ठीक, संगठन, जब कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनियां किसी मतलब या फिर कोई देश किसी दूसरे देश के संगठन, मल्टीनेशनल कंपनियां या फिर उस देश के बिना अनुमति के जैविक संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है, मतलब एक बड़े स्तर पर। ठीक है, वहां मतलब क्या क्या है, जैविक संसाधनों का क्या करता है, उपयोग करता है, यानी बिना उनकी अनुमति के, तो ये क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है ना, बायोपायरेसी।
तो बायोपाइरेसी में हमने बताया ना कि जैसे इसमें क्या होता है कि भाई कि किसी देश या फिर किसी संगठन, ठीक, या फिर हमने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक, दूसरे देश या फिर संगठन या फिर वही चीज मल्टीनेशनल कंपनियों के बिना अनुमति के क्या करती हैं, जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, तो वही हो जाता है बायोपाइरेसी। ठीक, ये क्या कहलाता है, बायोपाइरेसी। जैसे हमने बताया ना कि भाई क्या है, बासमती की अपने भारत में बहुत समय पहले से ये मतलब हो गया था, लेकिन अगर जैसे कोई देश बोल देता है कि भाई बासमती हमने तैयार किया गया है, हमने इसको खोजा, हमने इसको क्या है एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हमने उजागर किया, तो ये हो जाता है बायोपाइरेसी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन। अब मानव इंसुलिन की बात करें तो मानव इंसुलिन किसे कहते हैं, तो देखिए मानव इंसुलिन होता क्या है बच्चों, तो भाई हमारे अंदर यानी मनुष्य के शरीर में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक क्या है कदम उठाया गया, जिसमें से आता है एक मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन अगर हम बात करें तो ये मनुष्य के अंदर इंसुलिन होता कहाँ है, भाई इसको बनाया भी गया था, ठीक, सर्वप्रथम ये गाय से बनाया गया, तो यानी गाय की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यानी जो पार्ट होते हैं, जो अग्नाशय वगैरह वहां से निकाले गए थे, ठीक। लेकिन वैसे देखें तो हमारे बॉडी में भी ये होता है। तो मानव इंसुलिन क्या है बच्चों, मानव इंसुलिन यह क्या होता है हमारे शरीर में, अगर हम बात करें हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है, ठीक, जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उसमें होता है। हमने बताया था अगर आपको याद हो लैंगरहैंस की दूपिकाएं, उसमें बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिकाओं में ही इंसुलिन का स्राव होता है, और ये जब इंसुलिन अल्प स्राव होता है यानी इंसुलिन कम स्रावित होने लगता है तो इससे बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगर यही कम स्रावित होगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अब ज्यादा हो जाएगी, इससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मधुमेह या फिर डायबिटीज। ठीक है, तो यह मनुष्य के, ठीक, यह मनुष्य के अग्नाशय, ठीक, अग्नाशय में, ठीक, अग्नाशय में हमने बताया था लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह क्या करता है, यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों, यह यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करने का मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है, नियंत्रित करता है, ठीक। और इसके अल्प स्राव से अगर हम बात करें तो इसके अल्प स्राव से एक बीमारी होती है, अल्प स्राव से एक बीमारी कौन सी हो जाती है बच्चों, जिसको बोलते हैं शुगर। क्या कहते हैं, शुगर, या फिर इसी को कहते हैं डायबिटीज, या फिर इसी को कहते हैं मधुमेह, ठीक। तो इसके अल्प स्राव से क्या हो जाता है, शुगर या डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये 100 में 100% है आएगा, चाहे तो आपका सहोपकारिता पूछे, चाहे सहभोजिता पूछे, चाहे परजीविता पूछे, यह एक और है सहजीवन, ठीक, सहजीविता जिसको कहते हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए ये ध्यान से देखिएगा कि सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ये दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है, जैसे ये दो जीव हैं तो सहज मतलब सहोपकारिता क्या है, तो सहोपकारिता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी अंतरजातीय या फिर आंतरिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे के कारण लाभ होता है। तो उस संबंध को क्या कहते हैं बच्चों, तो उस संबंध को कहते हैं सहोपकारिता।
ठीक, सह का मतलब साफ, उपकार का मतलब उपकार कर देना, ठीक, भला कर देना। तो दूसरे, एक दूसरे के कारण दोनों का भला हो, दोनों का लाभ हो, ठीक। तो इस जीव के द्वारा अगर इस जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव के द्वारा भी इसको क्या होता है, ठीक, मतलब जैसे पहले के द्वारा दूसरे को हो लाभ और इस दूसरे जीव द्वारा पहले को भी लाभ हो, तो इस संबंध को कहा जाता है सहोपकारिता। जैसे हमने बताया ना कि जैसे कोई पौधा है, ठीक, और पौधे में जैसे शैवाल, कोई प्लांट्स हो गया, शैवाल, इनके बीच का संबंध। तो जब ऐसे लिखेंगे कि सहोपकारिता दो जीवों के बीच मतलब ऐसा संबंध होता है जिसमें दो मतलब एक दूसरे जीव को दोनों के कारण लाभ हो, ठीक। या फिर हम लिख सकते हैं कि सहोपकारिता मतलब यह एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जीव के कारण दूसरे को भी लाभ होता है और दूसरे जीव के कारण पहले वाले जीव को भी लाभ होता है, यानी दोनों को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो उस संबंध को कहेंगे बच्चों सहोपकारिता, ठीक है। अब दूसरा क्या है भाई, अगला है, तो ये है सहभोजिता। सहभोजिता लिखा है, भोजिता होता है, ऐसे मात्रा छोटी रहेगा, सहभोजिता। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी वही चीज, सेम प्रोसेस होता है कि इसमें भी दो जीवों के बीच रहेगा स्पर्धा, इसमें भी दो जीव होते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि सहजीविता एक ऐसा संबंध है, दो जीवों के बीच होने वाला ऐसा संबंध या दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव के कारण दूसरे को क्या होता है बच्चों, लाभ होता है, ठीक, और दूसरे जीव को, ठीक है, मतलब एक जीव को तो लाभ होता है भाई, जिसको इसको क्या है, इसके कारण लाभ होगा, लेकिन ये जो दूसरा जीव है इसको इसके द्वारा ना लाभ हो और ना हानि हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका सहभोजिता, मतलब इस वाले जीव को तो लाभ होता है बच्चों और इस वाले जीव को ना लाभ ना हानि, ठीक, समझ में आ गया। सहभोजिता यानी दो जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को ना लाभ ना हानि होता है। अगर याद हो रसगुल्लों, तो हमने एक बहुत ही दमदार एग्जाम्पल बताया था आपको, अगर आपको पता हो कौन सा वो एग्जाम्पल है, याद आया कुछ, तो हमने बताया था बच्चों जैसे आम और आर्किड के बीच संबंध, आम और आर्किड के बीच संबंध याद आया ना। तो भाई आर्किड को तो लाभ होगा क्योंकि आम के पेड़ पर उगता है, जबकि आम को ना लाभ होगा ना हानि। और दूसरा एक एग्जाम्पल बताया था बच्चों जैसे बारनेकल और व्हेल मछली, इसको भी तो बताया था। तो इसमें व्हेल को तो ना लाभ है ना हानि है, लेकिन बारनेकल को तो लाभ ही लाभ है क्योंकि ये व्हेल मछली के ऊपर ही चिपका रहता है, ठीक। अब अगला है कि परजीविता क्या है, परजीविता किसे कहते हैं, तो परजीविता होता क्या है बच्चों, देखिए परजीविता में भी सेम प्रोसेस, इसमें भी एक जीव यहां पर हो गया, दूसरा जीव ये हो गया, तो दो जीवों के बीच, इसमें भी वही प्रोसेस कि दो जीवों के बीच होने वाला ऐसा संबंध, ठीक, जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ ना हानि, ठीक। तो एक जीव को क्या है भाई, इसको तो इसके कारण क्या है लाभ होगा और इस वाले को भाई इसके कारण ना लाभ, सॉरी मतलब लाभ नहीं, जबकि इसके कारण इसको हानि होती है, ठीक, इसको क्या हो, हानि हो। समझ में आ गया। तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, परजीविता, मतलब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है, तो वो होता है क्या, परजीविता। जैसे अगर हम बात करें कि भाई परजीविता में जैसे हो गया जूं और मनुष्य के बीच संबंध, तो भाई जूं को तो लाभ ही लाभ है क्योंकि वो क्या है, खून चूस रही है, बल्कि भाई अगर जबकि हम देखें मनुष्य को क्या हानि है। इसी तरह से भाई इसमें और आ जाता है आपका जैसे खटमल वगैरह हो जाता है, खटमल वाला होता है, ठीक। इसी तरह से मच्छर भी हो जाता है, मच्छर और व्यक्ति के संबंध। तो ये सब संबंध क्या हो जाएगा भाई, खटमल को लाभ होगा, वो खून पिएगा, आदमी को हानि है, नुकसान है, ठीक, उसका खून जाएगा। मच्छर ऐसा हो गया तो मनुष्य को तो लाभ, सॉरी हानि है, मच्छर को तो लाभ होगा, ठीक। तो ये हो जाता है परजीविता। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रतिस्पर्धा या फिर अस्पर्धा किसे कहते हैं।
देखिए अस्पर्धा होता क्या है कि जब क्या होता है बच्चों कि दो या दो से अधिक जीवों के बीच एक ही संसाधन के लिए क्या हो, संघर्ष हो यानी लड़ाई हो, तो वो प्रक्रिया कहलाती है अस्पर्धा। अस्पर्धा दो प्रकार का होता है, एक अंतरजाति एक अंतराजाति। अगर पूछ लिया कारण भी अंतर दोनों का अलग अलग। अंतरजाति का मतलब जब एक ही जाति के बीच हो, जैसे कुत्ते कुत्ते में ही हो जाए, बिल्ली बिल्ली में हो जाए, मनुष्य मनुष्य में हो जाए, तो वो अंतरजाति। अंतराजाति का मतलब जब विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच, जैसे मनुष्य और जानवर के बीच हो जाए, ठीक है ना, पेड़ पौधों और जीव कोई अदर जीव है उनके बीच हो जाए, तो ये होता है अंतराजाति। उसमें भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं, ठीक। लेकिन यहां पे हमें देखना है कि प्रतिस्पर्धा होता क्या है। तो प्रतिस्पर्धा हमने बता दिया, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्पर्धा में लिखेंगे, इसमें हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक जीवों के बीच दो या दो से अधिक जीवों के बीच संसाधन को लेकर के, संसाधन अब जैविक संसाधन हो सकते हैं, जैसे संसाधन को लेकर, ठीक, संघर्ष होता है तो उसे स्पर्धा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्धा कहते हैं। अब इसमें संघर्ष होगा, स्पर्धा होगा तो किस चीज को लेकर के, इसमें भाई क्या है, निवास को लेकर के होगा, रहने को, भाई जीवों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा कि मैं रहूंगा, वो कहेगा मैं रहूंगा नहीं, तो निवास के लिए हो सकता है। और जैसे भोजन को लेकर के हो सकता है, भाई खाने को लेकर के ही तो हो रहा है जीवों में, भाई जिसको भोजन मिल रहा है वो तो जिंदा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो मर जाएगा। तो भोजन को लेकर के हो सकता है, भाई निवास हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, इन सबको लेकर के ही तो स्पर्धा शुरू होता है बच्चों। इसी सबको लेकर लड़ाई होता है जीवों के बीच में, ठीक। तो ये हो जाता है स्पर्धा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादक किसे कहते हैं, ठीक है। उत्पादक होता क्या है, देखिए उत्पादक है क्या, उत्पादक ये आपका जो पारिस्थितिक तंत्र वाला पर्यावरण वाला चैप्टर नया ऐड हुआ है उसमें से है। उत्पादक क्या है बच्चों, तो देखिए हरे पेड़ पौधे, ठीक। तो उत्पादक में आएगा भाई कि ऐसे जीव जो होते क्या है, ठीक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं भाई, उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक की बात करें तो भाई उत्पादक कौन हो जाएगा, तो यहां पर अब आ गया ना बच्चों, भाई उत्पादक में कैसे, भाई जैसे में अगर हम देखें, जैसे क्या, ये हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्पादक, ठीक है, ये उत्पादक हो जाते हैं। अब दूसरा है, ठीक, उत्पादक के दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो उपभोक्ता क्या होता है भाई, उपभोक्ता क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके क्या है, अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उनको कहा जाता है उपभोक्ता। क्या होता है, उपभोक्ता। तो भाई इसमें लिखेंगे कि ऐसे जीव जो, ठीक, अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, उत्पादक से बच्चों प्राप्त करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब देखिएगा उपभोक्ता में भी हम बात करें बच्चों, इसमें कई कैटेगरियां हैं। उपभोक्ता में ध्यान देना, आपका शाकाहारी भी आ जाएगा, कौन सा, शाकाहारी भी आ जाएगा, इसी में मांसाहारी भी आ जाएगा, ठीक, कौन सा बच्चों, मांसाहारी भी आ जाएगा, इसी में आपका अपमार्जक भी आ जाएगा, ठीक। अपमार्जक क्या है बताया था, जो जैसे गिद्ध वगैरह हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं, ठीक, हालांकि मतलब इसी की निम्न श्रेणियां हैं, और इसी में अपघातक भी आ जाता है,
ठीक, वैसे देखें तो बच्चों ये उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में अलग अलग बांटा गया है। लेकिन हम सीधी सी बात समझे तो ये उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक, अपघटक सब आ जाते हैं उपभोक्ता में। ये कहीं ना कहीं बच्चों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन इनसे ही प्राप्त करते हैं। जबकि ये जो अपघटक होते हैं ये थोड़ा अपवाद में आता है। अपघटक जो होता है बच्चों ये अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो ये जो अपघटक होता है तो वही ये अपना भोजन उत्पादक से भी प्राप्त करेगा और अपना भोजन उपभोक्ता से। अपघटक में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे हो गया भाई कोई जीवाणु हो गया, ठीक, यानी जो कवक हो गया, बैक्टीरिया वगैरह है ना, ये सब चीजें, कवक हो गया, जीवाणु वगैरह हो गया, तो ये तो आ जाते हैं अपघटक में। तो ये उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता इनको पूरी तरह से। ये अपना भोजन भाई उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को अपघटित करके प्राप्त करते हैं। क्लियर। चलिए अगला है बच्चों खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, याद है किसी को? याद है बच्चों खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला, तो ये खाद्य श्रृंखला यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है तथा इसी तरह ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। या एकदम सीधी सी भाषा में बोलें तो खाद्य श्रृंखला यह एक ऐसी श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा दूसरे जीव को भी किसी अन्य जीव द्वारा खाया जाता है, तो वो श्रृंखला कहलाती है खाद्य श्रृंखला। तो एक आसान सी भाषा में लिखेंगे, यह एक ऐसी श्रृंखला होती है, यह एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है तथा उसे भी किसी और द्वारा खाया जाता है, उसे भी किसी और द्वारा खाया जाता है। तो इससे जो बच्चों एक श्रृंखला बनती है उसे ही कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अगर खाद्य श्रृंखला देखें तो सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक का मतलब जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, उत्पादक के बाद इनको शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी में, ठीक समझ गए आप, शाकाहारी को मांसाहारी भी निवाला बना सकता है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। मांसाहारी, अब मांसाहारी के बाद भाई हो जाता है मतलब यहां पे हो जाता है अपघटक, मतलब ये इस तरह से। ये क्या है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है कि उत्पादक को कौन शाकाहारी खाएगा, उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे हो गए या फिर घास फूस कह ले, उनको शाकाहारी कौन खाएगा भाई, इनको जैसे बकरियां खा रही हैं, बकरिया का शिकार कौन करेगा, शेर कर ले रहा है, तो इस तरह से शेर जैसे मर गया तो उसका अपघटक करने वाला अपघटक पैदा ही है, ये सूक्ष्म जीव जो कवक हो गया, ठीक। तो इस तरह से, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे जैसे भाई हरे घास, फिर उसके बाद टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा बच्चों, तो मेढक को भाई जैसे सर्प को कौन खाएगा, बाज, ठीक, तो बाज को आगे भी ऐसे बढ़ा, मतलब ऐसे श्रृंखला ये बढ़ती चली जाती है। बहुत पहले पर्यावरण में पढ़ा होगा कक्षा 7 या 8 में, तो वही चैप्टर फिर से आ गया है आपका। तो समझ में आ गया खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो बच्चों ये राष्ट्रीय उद्यान यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर ठीक मतलब जैविक संपदा को या फिर जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है। एक इसमें कल देखिए अभ्यारण्य भी बताए थे, ठीक, लेकिन यहां पर है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है बच्चों, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर, ठीक, जीवों को संरक्षित रखा जाता है, ठीक, संरक्षित रखा जाता है। और बात करें तो इसमें भी वही चीज होता है कि मानवीय हस्तक्षेप पर या मानवीय स्वामित्व, लकड़ी काटने या फिर जैसे पेड़ काटने पर रोक लगा होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले, कभी कभार पूछ लेता है कि सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बच्चों, ठीक है, वो उत्तराखंड में जिम कार्बेट सबसे पहला जो है वो है, उसका नाम है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, जिसे बच्चों हेली नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। हेली, ठीक, हेली नेशनल
पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड में है। ये सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब सॉरी राष्ट्रीय उद्यान यही है। बाकी इसमें रणथंभौर है, ठीक, बहुत सारे आपके हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, तो बहुत सारे ऐसे वन्य मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर हो गया। ठीक, अगला है बच्चों कि तप्त स्थल। अब हॉट स्पॉट होता क्या है भाई? हॉट स्पॉट किसे कहते हैं या तप्त स्थल? तो हॉट स्पॉट बच्चों ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वहां पर क्या है, जीवों के बीच में संघर्ष होता है, यानी वहां जैविक संसाधनों की कमी होती है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, ठीक, अधिक मात्रा में होती है, जबकि वहां पर ठीक जीवों पर संकट होता है। ठीक, संकट इसलिए होता है क्योंकि वहां संसाधन सीमित नहीं होते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, सॉरी संसाधन सीमित का मतलब बच्चों, खाने वाला पता चले 10 लोग हैं और एक ही सेब है, भाई एक सेब है, खाने वाले 10 हैं, क्या होगा, कैसे पेट भरेगा भाई सबका? तो वो चीज होता है। ये ऐसे क्षेत्रों जहां जैव विविधता तो बहुत ज्यादा अधिक होती है, लेकिन वहां पर संसाधनों की कमी होती है, तो वही चीज होता है। जबकि वहां पर क्या है, जीवों पर संकट होता है। जैसे में हम बात करें तो इंडो बर्मा हो गया, ये सब जैव विविधता के नाम है बच्चों। जैसे में हम बात करें तो इंडो बर्मा, इंडो या बर्मा लिख दें, ठीक है। पश्चिमी घाट ये क्या होता है, ठीक, हॉट स्पॉट, भारत की ये हॉट स्पॉट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक होता क्या है भाई? रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? तो रेड डाटा बुक अगर आपको पता हो तो हमने बताया था कि IUCN, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। IUCN एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो IUCN द्वारा इसके द्वारा जारी की गई एक किताब होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों की IUCN द्वारा जारी की गई एक किताब होती है। ठीक, एक किताब होती है जिसमें जीवों को सूचीबद्ध तरीके से, ठीक, दर्शाया गया होता है। ठीक, दर्शाया जाता है, लिख दें, दर्शाया जाता है, यानी इसमें जीवों की एक लिस्ट होती है कि कौन सा विलुप्त प्रजाति है, कौन सा संकटग्रस्त है, और कौन दुर्लभ प्रजातियां हैं, कौन अभेद प्रजातियां हैं, और कौन भविष्य में मतलब नहीं खत्म होंगी। तो इन सबका जो डेटा होता है, जो लेखा जोखा होता है, वो रेड डाटा बुक के अंदर होता है। ठीक, ताकि क्या है, इससे जानकारी आसानी से मिल जाए और उन जीवों पर अगर कोई संकट आता है तो उनको बचाया जा सके। तो ये जो किताब होती है उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं बच्चों? रेड डाटा बुक कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे आप क्या करेंगे, है ना, अब क्या भाई, हमारी तो वही आदत पड़ी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थानीय संरक्षण क्या है। देखिए पूछा जाता है कि स्वास्थानीय और बहिस्थानीय या उत्स्थानीय। ठीक, स्वास्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो देखिए बच्चों, स्वास्थानीय संरक्षण, ठीक, जब किसी भी मतलब जैविक संसाधन को या जैव विविधता को या फिर जीवों को, कुछ भी कह लें, कि जब जीवों को उनके ही निवास स्थान पर, यानी मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए, जब जीवों को मानव निर्मित, ठीक, निवास स्थान पर क्या हो जाए, उन्हीं के स्थान पर सुरक्षित या संरक्षित रखा जाता है, तो ये जो विधि होती है वो कहलाती है स्वास्थानीय संरक्षण। स्व का मतलब अपने, स्थानीय स्थान पर ही, संरक्षण का मतलब सुरक्षित रखना। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि जब जीवों को मानव निर्मित
उनके निवास स्थान पर, उनके मतलब वो जीवों के, ठीक है ना, मानव निर्मित उनके निवास स्थान पर संरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे स्वस्थाने संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्थाने संरक्षण कहते हैं, स्वस्थाने संरक्षण कहते हैं। अब स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत हम बात करें बच्चों, तो इसके अंतर्गत जैसे क्या आएगा, जैसे हो गया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ठीक है। अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक, तो ये हो जाएगा जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि, ये सब किसमें आ जाता है? तो ये आ जाता है स्वस्थाने संरक्षण में। क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है कि जीवों का संरक्षण या जैव विविधता को संरक्षित करने की क्या विधियां हैं, या फिर सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक। तो ये भी आप पूरा स्वस्थाने बहिस्थाने पूरा लिख देना बस, ठीक है। अब उसके बाद बात करें बच्चों बहिस्थाने संरक्षण में, तो इसमें क्या होता है कि जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर किसी अन्य ठीक स्थान पर, ठीक, जब जीवों को उनके वास स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है या उनका संरक्षण होता है, संरक्षित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे बहिस्थाने या फिर उत्स्थाने कहते हैं, बहिस्थाने संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। बहिस्थाने संरक्षण कहा जाता है। अब जैसे में अगर हम बात करें तो भाई इसके लिए जैसे क्या कहते हैं, जैसे इसके लिए तो भाई जैसे हो गया जीन बैंक है, बीज बैंक है, जलशाला है, तो ये छोटे होते हैं अपेक्षाकृत, ठीक है, आदि ये चीज होता है, ठीक, क्योंकि इसके लिए उतना बड़ा स्थान बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसको हटाकर दूसरे स्थान पर, ठीक, ये बहिस्थानीय संरक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं? तो भाई संकटग्रस्त प्रजातियां तो ऐसी प्रजातियां, ठीक, ऐसी प्रजातियां जो संकट, मतलब संकटग्रस्त का मतलब क्या है? जो संकट, ठीक, ऐसी प्रजातियां जो, क्या संकट लिख रहे हैं, जो संकट में हैं या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक, संकट में है या फिर विलुप्ति के कगार पर हैं, तो इनको संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों? संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है, यानी ऐसी प्रजातियां जो संकट में है, गहरे संकट में है, ठीक, या फिर कह लें कि भाई भविष्य में क्या है, ये विलुप्त हो जाएंगी, यानी विलुप्ति के कगार पर हैं, तो ऐसी प्रजातियां को क्या कहा जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। अब जैसे में अगर हम बात करें तो भाई कस्तूरी मृग हो गया, कस्तूरी, ठीक, मृग एकदम लगभग खत्म होने वाले हैं। और उसके बाद एक सींग वाला गेंडा, ठीक, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है ना, एक सींग वाला गेंडा, तो ये क्या है? संकट में आते हैं, संकटग्रस्त में, ठीक, ध्यान देना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पूरे बायोलॉजी में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भाई 3 एक्स्ट्रा हो गया हमने बताया ना, तो 50 के ऊपर हो गया है, ठीक है। ये तो 47 है, तो भाई उसमें 48, 49, 50 तो वैसे भी पहुंच गया, 48 तक है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आपकी तैयारी अब तो एकदम बेहतर हो गई है। हमारी विशेष हैं, जाइए जमकर फोड़िएगा, झंडा गाड़िए,
5 नंबर वाला, जो 3 नंबर वाला और है, उनको एक बार अच्छे से फिर देखना। अब इसमें से ये आपके 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले पूरे तैयार हो गए, इसमें अधिकांश 3 नंबर वाले भी हैं। अब केवल आपको लॉन्ग यानी 5 नंबर वाला देख लेना है एक बार अच्छे से। प्लेलिस्ट में वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके 2-3 वीडियो है, उसको देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप 70 में 60 प्लस तो फोड़कर डेफिनेटली आओगे। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।